हेलो एवरीवन। तो जब भी हम किसी व्हीकल में यूज होने वाले फ्यूल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ माइंड में आती है वो है पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। चाहे बात हो रोड पे चलने वाले ऑटोमोबाइल्स की, या फिर समुद्र में चलने वाले शिप्स की, या फिर हवा में उड़ने वाले एरोप्लेन की, इन सभी के अंदर पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल ही यूज होता है। पर इन सभी के केस में इन व्हीकल्स के आउटसाइड में कोई ना कोई सब्सटेंस मौजूद जरूर होता है जिसपे कि फोर्स लगा के वो व्हीकल मूव करता है। लेकिन जैसे ही हम रॉकेट्स की बात करते हैं तो रॉकेट्स को स्पेस में मूव करने के लिए बनाया गया होता है और स्पेस में कोई भी मैटर मौजूद नहीं होता जिसपे कि फोर्स लगा के रॉकेट चल सके। रॉकेट्स को लिफ्ट ऑफ के दौरान इनिशियल थ्रस्ट देने के लिए, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकालने के लिए और स्पेस में जहां कोई भी मैटर मौजूद नहीं होता वहां मूव कराने के लिए एक भारी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। और ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा मात्रा में फ्यूल, और ज़्यादा मात्रा में फ्यूल यानी ज़्यादा पॉल्यूशन। और इसी चीज़ के लिए एक ऐसे फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है जो या तो ज़्यादा क्लीन हो या फिर ज़्यादा एफिशिएंट हो, और यही एंट्री होती है हाइड्रोजन की। लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इन दोनों ही चीज़ों में पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए समझते हैं कि एक रॉकेट का इंजन काम कैसे करता है। तो एक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन में 2 कंटेनर्स और एक कंबसन चेंबर होता है। तो कंटेनर में से फ्यूल कंबसन चेंबर में भेजा जाता है जहाँ पे इस फ्यूल में आग लगाई जाती है, और जलने पे ये जो फ्यूल है ये गैस रिलीज करता है, और ये गैस गर्म होने पे फैलता है, और फैलने से जो कंबसन चेंबर है उसके अंदर प्रेशर बिल्ड होता है। और ये प्रेशर कितना होगा ये डिपेंड करता है उस इंजन के परफॉर्मेंस और उस रॉकेट के नीड पे। और ये प्रेशर 700 psi से लेके 3500 psi के बीच में हो सकता है। और इस प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है जो फ्यूल कंबसन चेंबर में जा रहा होता है उसको कंट्रोल करके। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने कहा 2 कंटेनर और 1 कंबसन चेंबर। तो एक कंटेनर तो फ्यूल के लिए हो गया, ये दूसरा कंटेनर किस चीज़ के लिए है? तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो किसी भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और स्पेस में कोई भी मैटर मौजूद नहीं होता, यानी कि कोई ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं होता। तो ये फ्यूल जलने के लिए ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? इसी चीज़ के लिए जो रॉकेट्स होते हैं वो अपना ऑक्सीजन खुद लेके चलते हैं, और वही ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजर इस सेकंड कंटेनर में मौजूद होता है। तो एक कंबसन चेंबर के अंदर जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रेशर बिल्ड हो जाता है तो उसको थ्रस्टर नोजल से रिलीज कर दिया जाता है। तो एक हाइड्रोजन रॉकेट लिफ्ट ऑफ के दौरान 4500 मीटर पर सेकंड पे ये एग्जॉस्ट गैस रिलीज करता है, और ये गैस जब इतनी भारी स्पीड में थ्रस्टर नोजल से बाहर निकलती है तो अगर आपने न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ा होगा तो हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर जब धरती पे और एटमॉस्फेयर पे पड़ता है तो उसके रिएक्शन से जो रॉकेट है वो लिफ्ट ऑफ होता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है। तो अगर आपने फिर से नोटिस किया होगा तो मैंने यहाँ पे कहा हाइड्रोजन रॉकेट, यानी कि और भी तरह के फ्यूल्स रॉकेट्स में यूज होते हैं। रॉकेट्स में मेनली 2 टाइप के फ्यूल्स यूज होते हैं, लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 लिक्विड फ्यूल कॉमनली यूज होते हैं। सबसे पहला तो हो गया हाइड्रोजन, दूसरा अभी हाल ही में यूज होना चालू हुआ है मिथेन, और तीसरा एक पेट्रोलियम फ्यूल। पर पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं, केरोसिन। वही केरोसिन जो आपने अपने घरों में देखा होगा, पर एक हाईली रिफाइंड फॉर्म ऑफ केरोसिन। ये तीनों लिक्विड फ्यूल्स की अलग अलग एडवांटेज है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा क्लीन है, ज़्यादा एफिशिएंट है और सबसे ज़्यादा कॉमन भी है। और केरोसिन की अगर हम बात करें तो केरोसिन ज़्यादा सस्ता पड़ता है और ज़्यादा ईजी टू हैंडल भी है। और मिथेन यहाँ पे हाल ही में यूज होना चालू हुआ है क्योंकि वो भी एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर वो हाइड्रोजन से ज़्यादा ईजी टू हैंडल है। अब अगर हम सॉलिड फ्यूल्स पे आएँ तो 2 मेनली यूज होने वाले फ्यूल्स हैं HTPB हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन और APCP एल्युमिनियम परक्लोरेट कंपोजिट प्रोपेलेंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक सब्सक्राइब टू द चैनल वुड बी प्रोपेलिंग। अब सॉलिड फ्यूल्स के केस में सॉलिड फ्यूल्स में पहले से ही एक केमिकल मिलाया हुआ होता है जो कि ऑक्सीडाइजर का काम करता है, इसीलिए सॉलिड फ्यूल के केस में रॉकेट्स को अलग से एक ऑक्सीजन टैंक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे लिक्विड फ्यूल सॉलिड फ्यूल से ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसीलिए सॉलिड फ्यूल्स को मेनली बूस्टर्स के तौर पे यूज किया जाता है। यानी रॉकेट्स को जब भी एक एक्स्ट्रा स्पीड की जरूरत होती है तब मेनली सॉलिड फ्यूल्स का यूज होता है। तो अब लिक्विड फ्यूल्स पे वापस आते हैं। लिक्विड फ्यूल्स में मेनली केरोसिन और हाइड्रोजन यूज होता है। हाइड्रोजन का यूज एज ए रॉकेट फ्यूल चालू हुआ था 1960 में, और तब से लेके आज तक
ये रॉकेट में फ्यूल के तौर पे यूज होते आ रहा है। हाइड्रोजन की एनर्जी डेंसिटी केरोसिन से ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है और साथ ही ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी। अब इस टर्म एनवायरनमेंट फ्रेंडली पे मैं 1 मिनट में आता हूँ। उससे पहले हाइड्रोजन की कुछ डिसएडवांटेज की बात करते हैं। नेचुरली हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसको स्टोर करने के लिए उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके स्टोर करना पड़ता है। तो लिक्विड में जब हाइड्रोजन को स्टोर करते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए जो कंटेनर होता है उसके वॉल्स का थिक होना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का खर्च यहाँ पे बढ़ जाता है। और साथ ही हाइड्रोजन फ्यूल का जो यूज केस है उसको ज़्यादा प्रेसाइज और बेटर होना पड़ता है केरोसिन के कंपैरिजन में, और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब आते हैं हाइड्रोजन फ्यूल के एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के ऊपर। तो लिफ्ट ऑफ के दौरान जब रॉकेट्स को एक इनिशियल थ्रस्ट चाहिए होता है तो यहाँ पे फ्यूल 300 मेट्रिक टन्स पर मिनट के हिसाब से जल रहा होता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर 3 लाख केजी फ्यूल जल जाता है। पर मैंने तो कहा कि हाइड्रोजन फ्यूल एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, पर इतनी भारी मात्रा में फ्यूल जब एक साथ जलेगा तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे हुआ? इसका आंसर लाई करता है हाइड्रोजन के जलने के केमिकल रिएक्शन में। अगर आप हाइड्रोजन के बर्निंग का केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 580 डिग्री पे जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है H2O, यानी कि हमारा प्योर लविंग वाटर। और ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन के जलने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि वो भारी मात्रा में हीट रिलीज करता है और इस हीट से जो भी वाटर प्रोडक्ट बनता है वो तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्टीम प्रेशर बिल्ड करता है। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से जो भी चीज़ एक रॉकेट से बाहर निकलती है वो है वाटर एट अ स्पीड ऑफ 10,000 माइल्स पर आवर। और इतने स्पीड पे निकलने पे ये एग्जॉस्ट स्टीम न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से रॉकेट पे एक रिएक्शन बिल्ड करता है एंड दैट मेक्स द रॉकेट फ्लाई इनटू द वास्ट एंड वाइड स्पेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्योर साइंस। तो अगली बार जब आपके दिमाग में रॉकेट साइंस का ख्याल आए या आपके दोस्तों में रॉकेट साइंस की बात हो रही हो तो याद रखना कि रॉकेट साइंस ज़्यादातर केवल वाटर का क्रिएशन है। अब जाते जाते अगर आपको आईपीएल में इंटरेस्ट हो और आप ये जानना चाहते हो कि आईपीएल की टीम्स, प्लेयर्स और बीसीसीआई पैसे कैसे कमाती हैं तो मेरा ये वीडियो जरूर देखना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव और थॉट प्रोवोकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।